ओके, अब हम जो है वो गैस की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो अब जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सिक्स्थ MCQ. So it says which of the following best explains the difference in ideal behavior between nitrogen and fluoromethane gas. तो हमें मतलब ना अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा हम अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि नाइट्रोजन गैस इज मोर आइडियल बिकॉज इट इज स्मॉलर एंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस। तो कैन इट बी पॉसिबल, हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह सही है कि नहीं। सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन जो है वो लिखते हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात हो रही है और दूसरा उसने फ्लोरोमीथेन की बात की है, विच इज़ क्या हमारे पास है मीथेन CH3 होता है और फ्लोरो का मतलब है फ्लोरीन। ठीक है जी, दो गैसेस का जिक्र किया हुआ है। पहला उसने कहा है, पहली बात उसने की है कि नाइट्रोजन गैस जो हमारे पास है वो ज़्यादा आइडियल है, इसलिए कि वो छोटी है और इसलिए कि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस जो हैं वो ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि हाँ, नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू CH3F अगरचा जो है उसका साइज़ छोटा है, लेकिन उसके इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शंस है ना नाइट्रोजन के अंदर जो है ना वीक इंट्रैक्शंस हैं। नाइट्रोजन जो है वो वीक वंडरफुल फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड है, जबकि ये जो फ्लोरोमीथेन है ना इनके दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है ड्यू टू द फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो इसलिए हम पहले तो इन गैसेस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन का मैस भी छोटा है और उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी कम है, और CH3F का मैस ज़्यादा है, हैवियर गैस है, और साथ में जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा हैं। और आइडियल गैस बनने के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है। हमें पता है कि आइडियल गैस तब कहलाती है कि अगर उसका जो है वो मैस कम हो। ठीक है, तो आइडियल गैस जो है वो हमारे पास मैस कम होना चाहिए और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं कि कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है आइडियल गैसेस में। तो अगर एक गैस को एज अ गुड आइडियल गैस बिहेवियर एग्जिबिट करना है, तो इट शुड हैव अ स्मॉल मैस एंड आल्सो इट शुड हैव अ वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दैम। तो अब आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन और फ्लोरोमीथेन में से कौन सी ऐसी गैस है जिसका मैस भी कम है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जिसमें कम है? इट शुड बी नाइट्रोजन ना। तो हम कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों बातें ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है जिसमें वो कहता है कि नाइट्रोजन गैस मोर आइडियल है बिकॉज इट इज स्मॉलर and also it forms weak intermolecular interactions। ठीक है, that is the reason why it is being considered as ideal। तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट होगा इट विल बी बी ऑप्शन। नाउ सेवन एग्जाम्पल हम जाते हैं एंड इट इज बेसिकली द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट्स दैट अच्छा, इसका क्या आंसर है हमारे पास? द एवरेज, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन केल्विन। यस, ये वाली बात तो ठीक है, हमने पीछे पॉस्टुलेट पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है ना टेम्परेचर के, तो ये पॉस्टुलेट बिल्कुल सही है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज कलेयन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इन इलास्टिक। ये गलत बात है, क्योंकि कलेयन जो होती है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स पीछे भी हमने पढ़ा है कि इलास्टिक होती है। इलास्टिक कलेयन का मतलब है कि उनके दरमियान जब भी वो टकराएंगे तो उनमें एनर्जी ट्रांसफर ज़रूर होगा, बट वो एनर्जी बाहर इन्वायरमेंट को नहीं रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दैट कलेयन इज कंसिडर्ड टू बी एज इलास्टिक। बट हेयर ये है क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कलेयन है वो इन इलास्टिक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऐसा तो नहीं कहती, तो इट शुड बी रॉन्ग। जो थर्ड MCQ है, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं एंड दैट इज गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एरियाज ऑफ स्पेस। नो, एम्प्टी एरियाज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। गैस पार्टिकल्स का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं होता कंटेनर के अंदर, अगर हम आइडियल गैस को कंसिडर करते हैं। डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। नो, नॉट नेसेसरली कि हमारे पास सारी गैसेस का एक फिक्स टेम्परेचर पे सेम ही जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इट कैन बी डिफरेंट। इट वाज नॉट पोस्टुलेटेड बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अवर बेस्ट ऑप्शन, अवर ट्रू ऑप्शन विल बी ए। एग्जाम्पल 8 की तरफ जाते हैं। इसमें वो कहता है कि दो गैसेस जो हैं वो यहाँ पे प्लॉट की हुई हैं। एक जो है वो इनमें से एक जो है वो 1 लीटर ऑफ हीलियम है और एक जो है वो 1 लीटर ऑफ ब्रोमीन है। हमने बताना है कौन सी गैस जो है वो कौन सा ग्राफ कौन सी गैस को जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। ओ सॉरी,
अभी आपको मैंने ये नज़र ही नहीं आ रहा, एक मिनट। ओके, क्या हमारे पास स्टेटमेंट है, दो ग्राफ, दो प्लॉट, दो हमारे पास जो है वो कर्व्स ड्रॉ हुई हुई हैं फॉर डिफरेंट गैसेस। हमने ये बताना है कि जो ए कर्व है वो कौन सी गैस को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है और बी वाली कौन सी। उसने दो बताई हुई है, उसने कहा एक हीलियम है एक ब्रोमीन है। इसमें से आपने बताना है कि इसमें से क्या ये वाला कर्व हीलियम का है या ब्रोमीन का है या ये वाला है, ठीक है। आपने किस तरह से इसको जज करना है, आपने ये देखना है कि हमें पता है कि हीलियम का सबसे पहले तो मैस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब हीलियम का जो मैस है, हीलियम का मैस क्या होता है, 4 होता है। और ब्रोमीन का क्या होता है हमारे पास, ब्रोमीन का जो है वो हमारे पास हीलियम से ज़्यादा ही होता है, ठीक है जी। लेट्स से जो भी मैस है इसका ब्रोमीन का, वो हमारे पास हीलियम से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर असूलन तो जो ब्रोमीन का चूंकि मैस ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्रोमीन शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर अब ब्रोमीन का कौन सा ग्राफ होगा, आप मुझे खुद बताओ कि जिसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम है। यहाँ पर वेलोसिटी किसकी कम शो हो रही है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी यहाँ पर किसकी कम शो हो रही है, ए की। तो हम ये कहेंगे क्योंकि देखो ए यहाँ पर यहीं पे आके इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो चुकी है, जबकि ब्रोमीन की आप देखो तो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये आगे है ना ग्राफ। तो ब्रोमीन जो बी हमारे पास ऑप्शन है ये हीलियम है और ए जो है वो ब्रोमीन है। समझ आइए, क्यों ना भी समझ आइए तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसके जो है वो स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है हमें। अच्छा, जो हमारे पास स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट है, ठीक है। ए स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ स्टेटमेंट ए कहता है कि कर्व ए इज हीलियम एंड कर्व बी इज, लेट मी जूम आउट। Okay, so what it says that okay, so what it says that ये हमारे पास जो कर्व ए है, कर्व ए जो है यहाँ पे कर्व ए जो है वो हीलियम है। नहीं, ऐसा तो है नहीं, हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। कर्व ए के बारे में कह रहे हैं अगेन हीलियम है, नहीं। अच्छा जी, कर्व ए के बारे में कहता है कि अच्छा ठीक है ब्रोमीन है, कर्व बी हीलियम है, ठीक है। क्यों, रीजन उसने दिया है कि बिकॉज हीलियम हैज स्मॉलर मोलर मास देन ब्रोमीन। शुड नॉट इट बी ट्रू? इट शुड बी। इसका मैस कम है तभी तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है जी, हीलियम की। तो ये हमारे पास जो है वो सही ऑप्शन है। अच्छा, हम ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं जो इसने डी ऑप्शन लिखा हुआ है। अगेन वो ये कहता है कि कर्व ए ब्रोमीन है, बी हीलियम है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसने रीज़न ये दिया कि इसकी रीज़न है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। अच्छा, इसमें वेलोसिटी का ताल्लुक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका मेन बेसिक रीज़न है ना फॉर यू नो कर्व ए का हीलियम ब्रोमीन होना और बी का हीलियम होना, वो इसकी मोलर मास से रिलेटेड है। तो वी विल गोइंग, हम जो है वो इसको सी को ऑप्शन अपना सही मानेंगे। अब हम जो है वो 9 एग्जाम्पल पे आते हैं। 9 एग्जाम्पल पे हमसे वो क्या कहता है कि एट सी लेवल एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड the solubility of oxygen gas in water is 1.25 into 10 raised to the power -3। ठीक है जी। अब ये वो कहता है कि ऑक्सीजन गैस की जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है जी, वो कितनी है हमारे पास 1.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 मोलर, ठीक है जी, सी लेवल पे। जब वो डेनवर में गया, डेनवर एक सिटी है जी यूएस के अंदर, तो वो डेनवर में गया, दैट लाइज अबव सी लेवल। अच्छा, वो थोड़ा हाइट पर है ना, तो उधर ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई जो सॉलिबिलिटी जो है वो में चेंज आएगा। तो वो कहता है कि हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है, ये तो ये जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी थी ये हमारे पास कहाँ पे थी, सी लेवल पे थी। वो हमसे पूछता है ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी के बारे में, दैट डेनवर में कितनी है, ठीक है जी। और उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया जी है, डेनवर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है जी, डेनवर का उसने दिया है वो 0.8 ATM। और हमें पता है कि हमारे पास जो सी लेवल होता है, सी लेवल पर कितना प्रेशर होता है 1 ATM, ठीक है। सी लेवल पे हमेशा जो प्रेशर होता है ना 1 ATM होता है। तो लेट मी जूम इन फर्स्ट। सो व्हाट आई वाज बेसिकली सेइंग कि हमने क्या करना है, सिंपल जो ये क्या चीज़ है हमारे पास, हम ये हेनरी लॉ है ना, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ हमें क्या स्टेट करता है कि जो सॉलिबिलिटी हमारे पास जो है वो सी लेवल पर होगी, ठीक है जी, और जो प्रेशर हमारे पास सी लेवल पर होगा वो सॉलिबिलिटी, ये इस तरह से हम लिखते हैं ना, ये हमारे पास पीछे हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे डेनवर और नीचे हम प्रेशर लिखेंगे डेनवर का। अब हम इसको फिगर आउट करते हैं, हमने क्या निकालना है, हमने तो जो है वो डेनवर की जो है वो सॉलिबिलिटी निकालनी है, बाकी चीज़ों को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जब हम इसको लेकर जाएंगे ना उस साइड पे,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना 1.25 इसकी जो सॉलिबिलिटी है -3, और प्रेशर क्या है हमारे पास सी लेवल का 1 atm है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्रेशर डेनवर का। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे 0.8। ठीक है जी। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 1.25 को मैं 1.25 ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं और 10⁻³ ऐसे आ जाता है। 1.25 को आई कैन राइट 5/4, because if you are going to calculate 5/4 it will give an answer of 1.25. also 10.8 को मैं 8/10 भी लिख सकती हूँ कि नहीं। अच्छा जी, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है जी, अब ये हमारे पास सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये अब आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 × 10⁻³ ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट 1 × 10⁻³ मोलर। सो अवर ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी 1 × 10⁻³ अच्छा, अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, एंड व्हाट इज बेसिकली ओके। Now our next example is given that the gases at the center of sun have a average molar mass। अच्छा, उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने हमें मोलर मास दिया हुआ है जी 2 ग्राम पर मोल का, और मोलर मास भी गिवन है, उसने हमें डेंसिटी भी दी हुई है, और उसने हमें प्रेशर भी गिवन किया हुआ है। ठीक है, उसने निकालने को क्या कहा है, टेम्परेचर। इसमें हम अपना कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम जो है वो वही पीछे हमने आइडियल गैस में हमने फार्मूला लगाया ना जिसमें डेंसिटी भी था, तो हम ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं, m = dTr/P। ये पीछे हमने अभी पढ़ा भी है। ठीक है जी, ओह सॉरी ओके। तो हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, हमें मोलर मास गिवन किया हुआ है, उसने हमें डेंसिटी गिवन की हुई है, उसने हमें प्रेशर गिवन किया हुआ है, उसने हमसे टेम्परेचर पूछा है। डेंसिटी भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, और उसके अलावा सॉरी टेम्परेचर हमने निकालना है, आइडियल गैस हमें पता है, प्रेशर भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है। तो हमें जो चीज़ चाहिए हम उसको एक साइड पे कर लेते हैं ना। तो टेम्परेचर हमें चाहिए, तो अब टेम्परेचर को एक साइड पे रखते हैं, और ये अब जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम ना, हमें पता है कि मोलर मास हम 2 पुट करेंगे, प्रेशर क्या पुट करने वाले हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे जी, हम प्रेशर यहाँ पर 1.3 × 10⁻⁹ ठीक है जी, और डेंसिटी हमें क्या गिवन है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब ये ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, ग्राम पर। इसको मैंने, अच्छा एक चीज़ है, इसको मुझे तो चाहिए डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, मुझे ग्राम पर लीटर में चाहिए। ठीक है, ये हमारे स्टैंडर्ड डेंसिटी का यूनिट है जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। मुझे यहाँ पे जो यूनिट चाहिए ना डेंसिटी का, वो ग्राम पर लीटर चाहिए। अच्छा, ये आपको पता होनी चाहिए बात कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो कैन आई राइट 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एज 1.2 ग्राम पर 1.2 ग्राम पर ml। कैन आई राइट इट और नॉट, कैन आई राइट इट, यस आई कैन राइट इट। और नाउ अब मुझे पता है कि मैंने ml में अगर इसको कन्वर्ट करना है, 1.2 ग्राम पर ml है ना, तो मैंने अगर इसको मैं जो है वो ml के नीचे है ना हमारे पास ग्राम, लेट से इसको मैं लिखती हूँ 1.2 ग्राम पर ml है। यहाँ पे ml है ना, मुझे अगर ml से लीटर में जाना है तो मैं इसको 1000 पे डिवाइड करूंगी। यहाँ भी 1000 पे डिवाइड कर रही हूँ, नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, नीचे तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, डेंसिटी का, मेरा आंसर जो है वो डेंसिटी का आ जाएगा 1200 ग्राम पर लीटर। आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वॉज सेइंग कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मिलीलीटर की इक्वल होता है, तो मैंने 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को 1 ग्राम पर ml लिख दिया। अब मुझे पता है कि ml से अगर मैंने लीटर में जाना है तो मैं ml को 1000 पे डिवाइड कर दूंगी, नीचे है ना ml, तो ml को यहाँ पे 1000 पे अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी ये चीज़। तो बहरहाल अब 1.2 को मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर जो है वो 1200 ग्राम पर लीटर आ गया। बहुत आगे तो चीज़ आसान है, आगे मैं क्या करूँगी, आगे मैं सिंपल वैल्यूज पुट कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। सो अब जो है वो मोलर मास हमें क्या गिवन है, मोलर मास जो है वो 2 गिवन है, और प्रेशर जो है वो उसने हमें 1.2 गिवन किया हुआ है, सॉरी प्रेशर जो है वो 1.3 × 10⁻⁹ है, और डेंसिटी क्या गिवन हमने अभी निकाली है 1200, और जो हमारे पास कह लो कि आर की वैल्यू है वो 0.0821 होती है। अब इसको वही जो है वो सॉल्व करना है, 0.0821 होती है। बहरहाल नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, मैं जो हूँ वो सिंपल
2 इंटू 1.3 क्या होगा, 2.6 इंटू 10⁻⁹ ओके। नीचे उसने क्या किया हुआ है, उसने जो है वो सिंपल कह लो कि अब ना हमने क्या करना है इसको, अब जो 1200 है ना उसको मैं सपोज कर सकती हूँ कि 1000 है, ठीक है, और 0.0821 को मैं कंसिडर कर सकती हूँ 0.1, ठीक है। जब हम इसको, मैंने ये अप्रोक्सीमेशन लिया इन प्लेस ऑफ 1200 एंड 0.0821, 0.0821 को मैं 1.1 लिख सकती हूँ ना, और 1200 को मैं 1000 लिख सकती हूँ। तो बहरहाल हमने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1000 इंटू 0.01 को 0.1 को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो मैंने जहाँ पर ये पुट किया था, यहाँ मैं 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ 100 को, 2 लिख सकती हूँ, सॉरी 10⁻2, क्योंकि 2 जीरोस है। अब ये जो नीचे 2 है, 2.6 है, ये ऊपर जाके 2 माइनस नहीं हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो इट कैन नॉट बी रिटन एज 2.6 इंटू 10⁻⁷ सो शुड आई राइट 2.6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक। वो ऑप्शन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि नीचे हमारे पास 2 था ना, 100 को मैं 10⁻2 लिख सकती हूँ, और ये 2 ऊपर अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर मैं इसको, इट शुड बी माइनस ना, तो इस तरह से आंसर जो है वो हमारे पास 9 - 2 क्या आता है 7, तो 2.6 इंटू 10⁻⁷ अवर विल बी अवर आंसर। अच्छा, बहरहाल अब हम जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। व्हाट्स दैट एग्जाम्पल इज अबाउट, सो इट सेज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1 चीज कह रहा है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, यस गैसेस डू हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, दे कैन बी कंप्रेस्ड। अगर एक बलून है, ठीक है, बलून के अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, मैं उसको कंप्रेस करूंगी तो वो कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। गैसेज अज्यूम द वॉल्यूम ऑफ देयर कंटेनर, यस जिस वॉल्यूम में भी आप गैस को प्लेस करोगे वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगी, ठीक है जी। तो जो 2 ऑप्शन है ना वो भी ठीक है हमारे पास। गैस पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, नो they can exist as diatomic molecules but not all the gases in the nature are existing in diatomic state, it can be monoatomic। diatomic का क्या मतलब है, H2, ठीक है। ये जो H2 हाइड्रोजन गैस, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो साथ मिलकर एक हाइड्रोजन गैस बना रहे होते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, डायटोमिक स्टेट है। लेकिन अगर हीलियम गैस की बात करूं तो वो तो एक मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो वी हैव डिफरेंट गैसेस जो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, अकेली भी हो सकती हैं, 2 मिलकर भी हो सकती हैं, 3 मिलकर भी हो सकती हैं, तो इट्स वैरायटी। तो ना जो 3 ऑप्शन है इट्स नॉट ट्रू इन एवरी केस, ठीक है। सारी गैसेस डायटोमिक स्टेट में नहीं होती, कुछ मोनोटॉमिक भी होंगी, कुछ डायटोमिक, कुछ ट्रायटोमिक होंगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू इन एवरी केस। तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो क्या आएगा, बी ऑप्शन, कि पहली 2 स्टेटमेंट्स ठीक है, आखिरी वाली ठीक नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 11 भी हो गई, एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, ये वो क्या है, एक मिनट में पानी पी लूँ। अच्छा, अगली जो एग्जाम्पल है उसने हमसे पूछी हुई है, कहता है कि अ गैस एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60 ml, व्हाट टेम्परेचर चेंज इज नीडेड टू इंक्रीज दिस गैस टू अ वॉल्यूम ऑफ 90 ml, ठीक है। अच्छा, तो वो ना लाइक इनके आप कह रहे हो कि ये ना बेसिकली क्या है कि चार्ल्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर की इक्वल होता है, तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2, ठीक है जी। अब इसका है, यहाँ भी हमें पता है V1 की जगह, V1 वॉल्यूम क्या है हमारे पास 60, T1 क्या है हमारे पास 27, इज इट सो। अच्छा, 27 को पहले हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। क्या आंसर आने वाला है हमारा 300 केल्विन, ओके। तो 300 केल्विन हमारे पास आंसर आ गया, मैं यहाँ नीचे 300 केल्विन लिख देती हूँ, ओके। नाउ अच्छा, फर्स्ट वी हैव टू डू, हमने T2 निकालना है ना, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि T2 को एक जगह ले जाते हैं और बाकी चीज़ों को हम दूसरी साइड पे ले देते हैं, ठीक है। आंसर कुछ इस तरह से हमारे पास है। अब मैंने T1 यहाँ पुट किया है 300 केल्विन, ठीक है। वॉल्यूम 2 हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 2 90 ml है, एंड जो वॉल्यूम 1 है वो हमारे पास क्या है 60, ओके, ठीक है जी। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 450 केल्विन आता है कुछ। अच्छा, T2 हमारे पास क्या आता है 450 केल्विन। अच्छा, अब मैं इस 450 केल्विन को ना डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना हमें आंसर 5 डिग्री में ले आना है।
तो अगेन मैं इसमें से 273 माइनस कर दूंगी, 450 में से जब मैं माइनस करूंगी 273 तो हमें डिग्री में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि केल्विन में जाना होता है तो हम +273 करते हैं, हमने पीछे डिग्री में सेंटीग्रेड में जाना है तो -273 कर देंगे। बहरहाल हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ दिस इज द आंसर। अच्छा, ये हमारे पास टेम्परेचर 2 है, टेम्परेचर 1 क्या था हमारे पास 27 डिग्री, 177 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर 2 है। बट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मच टेम्परेचर चेंज, यानी आप मुझे बताओ कि कितना 27 से जब हम 177 पे गए हैं तो क्या चेंज आया। ठीक है, तो उसने हमसे फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि चेंज क्या आया है, इनिशियल से फाइनल में क्या चेंज आया है। 27 से जब 177 में गए हैं हम तो चेंज क्या है, तो चेंज हमारे पास सिंपल -177 -27 होगा ना। अच्छा, अब मैं अगर इसको माइनस करती हूँ 177 में से 27 तो मेरा आंसर आता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 150 डिग्री का चेंज आया हमारे पास। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमें 90 ml मिला है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी एन इंक्रीज ऑफ 150 डिग्री, डिक्रीज तो नहीं हुआ ना, इंक्रीज हुआ है, तो 150 डिग्री का इंक्रीज हमारे पास जो है वो हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमसे वो क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है कि हाउ डू सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अफेक्ट आइडियल गैस बिहेवियर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वो कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं और वॉल्यूम को भी कम कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है ऐसा, मतलब आइडियल गैस बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर को कम करने से क्या होता है कि हमने पीछे भी पहला जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसमें भी आपको याद होगा कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं ना तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं तो हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर में डेविएशन ज़रूर आएगी, आइडियल गैस नहीं रहेगी फिर। ठीक है, उसमें आइडियल गैस की जो प्रोबेबिलिटी है आइडियल गैस होने की वो कम हो जाएगी लो टेम्परेचर करने से, और उसकी रीज़न भी हम पीछे पढ़ कर आए हैं। दूसरी चीज़ उसने लिखी, अच्छा इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम करने से तो आइडियल गैस बिहेवियर में डेविएशन आनी ही आनी है। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम, कैन रिडक्शन इन वॉल्यूम also lead to change in ideal gas behavior और deviation from ideal gas behavior? कैन यू थिंक ऑफ के क्या वॉल्यूम को रिड्यूस करने से भी आइडियल गैस की बिहेवियर में चेंज आ सकता है? यस इट कैन, बिकॉज जब भी हम वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है आपस में, इनवर्स रिलेशनशिप है। वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर हमारे पास जो है वो बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो मैंने अभी पीछे बात की है कि प्रेशर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। पहले जब उनका निग्लिजिबल वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे थे, अब उनके करीब आने से उनका कोई ना कोई वॉल्यूम जो है वो हम कंसिडर करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि आइडियल गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, बट प्रेशर को बढ़ाने से क्या हुआ है कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में स्क्वीज हो चुके हैं, और अब क्या होगा जब वो स्क्वीज हो चुके हैं तो उनका दे डू हैव सम काइंड ऑफ वॉल्यूम एंड हेंस दे आर डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा वॉल्यूम को कम करने से भी चूंकि प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है अवेलेबल वॉल्यूम पे। तो हम कहते हैं कि बोथ टर्म्स लाइक आइदर यू आर गोइंग टू डिक्रीज टेम्परेचर और आइदर यू आर गोइंग टू डिक्रीज वॉल्यूम, both the parameters will have a deviation, will lead to deviation from ideal gas behavior. So our answer will be D. ठीक है जी, अभी मैंने जो सारी इस डी ऑप्शन के होने की जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कोई 2 मिनट्स की, अगर समझ ना आई हो तो बेशक आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके स्लो करके दोबारा से सुन सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम जो है वो एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ जाते हैं। 2 एग्जाम्पल्स रह गई हैं और फिर हमारे पास जो है वो ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी एंड वी विल बी डन विद आवर चैप्टर गैस। इजी चैप्टर था ना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, इट वॉज ईजी एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग एज वेल। और अच्छा 14 एग्जाम्पल हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ द प्रेशर विल चेंज फॉर अ गैस सैंपल। कि हम कैसे, मतलब इनमें से हमें कि हम प्रिडिक्शन करना क्या किस में मुश्किल है। देखो पहले जो उसने ऑप्शन दी हुई है ना उसमें लिखा है कि गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है इट इज अ गेल-लुजैक लॉ। पीछे हम अगर आप पढ़ो ना गेल-लुजैक लॉ को देखो तो गेल-लुजैक लॉ में हमने ये चीज़ देखी थी कि
कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर हम वही बात पढ़ रहे हैं कि अगर हम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम किया, इसका मतलब प्रेशर भी कम होगा। तो दिस पैरामीटर प्रेशर इज measurable, is predictable in this situation, because we know कि according to the Gay-Lussac law, if you are having a constant volume, pressure and temperature have a direct relationship. So A option says कि constant volume पे गैस को कूल किया गया है, गैस को ठंडा किया गया, मतलब टेम्परेचर ठंडा किया गया है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। तो टेम्परेचर को कम करने से प्रेशर भी कम होगा। तो इट इज प्रिडिक्टेबल और नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज प्रिडिक्टेबल। तो कैन आई से कि मैं ए ऑप्शन को देखकर प्रेशर का अंदाजा कर सकती हूँ? अगर मैं कर सकती हूँ, जो कि मैं रियल में कर सकती हूँ, तो क्या ए ऑप्शन सही हो सकता है इसमें? नहीं। उसने तो हमसे ये पूछा है कि आप मुझे ऐसी सिचुएशन बताओ कि जिसमें मैं प्रेशर के नंबर का अंदाजा ना कर सकूं कि क्या प्रेशर होगा। तो ए ऑप्शन कैन नेवर बी ट्रू। नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में भी वही सेम सिचुएशन है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, लेकिन अब उसने जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना। अभी भी तो गेल-लुसाक लॉ फॉलो होगा, जो कि कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है विद द टेम्परेचर। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो इट इज प्रिडिक्टेबल कि प्रेशर भी बढ़ेगा। तो क्या ये चीज प्रिडिक्टेबल है कि नहीं है? ये चीज भी प्रिडिक्टेबल है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है, इट कैन नेवर बी ट्रू एज वेल। अब सी ऑप्शन रह गया, उसको हम देखते हैं। उसमें वो ये कहता है कि गैस को आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया है और वॉल्यूम को भी आपने इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर देखो दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट। तो हम नहीं अंदाजा कर सकते ना, तो गैस टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता तब भी हम लॉ यूज कर सकते थे ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब इन एनी सिचुएशन वी कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट आवर प्रेशर विल बी। तो इन दिस केस हम नहीं अंदाजा कर सकते कि क्या प्रेशर है। तो हम कहेंगे अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली व्हाट। अच्छा, अब ना हम अपने 15 एग्जाम्पल को करने लगे हैं और फिर हमारे पास जो है वो ये एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इट सेज कि एक्सपेरिमेंट्स नोटिस दैट मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन आयन इन क्लोज वाटर टैंक। अच्छा, इसको ना ऐसा है कि मैं आपको ना एक पेज पे समझा देती हूँ, ठीक है। पहले तो हम पढ़ लेते हैं ना कि क्या उसने लिखा हुआ है। सो इट बेसिकली इज आस्किंग फ्रॉम अस के जो हमारे पास ना लाइक ओरिजिनल कंसनट्रेशन अगर मैं बात करूँ ना, दैट मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन क्लोज वाटर टैंक हैज़ डिक्रीज बाय 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ठीक है जी। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे फार्मूला क्या पुट करने लगे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे PV इज इक्वल टू NRT का। ठीक है जी, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर मैंने चूंकि कंसनट्रेशन, अच्छा कंसनट्रेशन किसकी इक्वल होती है हमारे पास N/V के, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि जो है वो NRT ऐसी रहेगा, यहाँ पे V आ जाएगा। तो कैन आई राइट N/V की जगह कंसनट्रेशन और RT। अच्छा, मैंने कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, तो सारा जो हमारे पास जो कंसनट्रेशन है उसका फार्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो कंसनट्रेशन का फार्मूला है। वो हमसे ना कहता है कि जो हमारे पास ना न्यू कंसनट्रेशन आई है ना, ठीक है जी, जो न्यू कंसनट्रेशन है ना वो हमारे पास जो ओरिजिनल है, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल कंसनट्रेशन है ना। ओरिजिनल कंसनट्रेशन का फार्मूला ये है। तो जो न्यू कंसनट्रेशन है ना वो कहता है कि आपने क्या किया कि ऑक्सीजन की कोई ना कोई कंसनट्रेशन थी जो कि ओरिजिनल कंसनट्रेशन थी। आपने क्या किया कि उस कंसनट्रेशन को आपने डिक्रीज कर दिया टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी आपने क्या किया कि आपके पास जो अब कंसनट्रेशन आई है ना, वो जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन थी ना उसकी आपने 1/2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन थी आपने उसका क्या किया है 1/2 कर दिया। ये ओरिजिनल कंसनट्रेशन है। ठीक है, ओरिजिनल कंसनट्रेशन का आपने क्या किया 1/2। अच्छा जी, समझ आ रही है ना यहाँ पे ओरिजिनल। अब उसने क्या कहा है कि साथ में उसने ये कहा है कि उसकी जो ओरिजिनल कंसनट्रेशन थी वो उसकी 1/2 हो चुकी है, और उस वजह से क्या हुआ है कि जो उसका ओरिजिनल प्रेशर था अब वो क्वाड्रुपल हो चुका है। ठीक है, उसका जो ओरिजिनल प्रेशर हो चुका, अब जो हमारे पास न्यू प्रेशर आया है, न्यू टाइम प्रेशर जो है वो 4 टाइम्स ओरिजिनल प्रेशर की इक्वल है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको ये बात समझ आएगी।
दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक स्टेटमेंट कहती है एक्सपेरिमेंट नोटिस दैट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एन इनक्लोज वाटर टैंक हैज़ डिक्रीज्ड टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो न्यू कंसंट्रेशन है ना हमारे पास, वो उसके ओरिजिनल वैल्यू के 1/2 है, जो कि मैंने यहाँ लिखा। जो न्यू प्रेशर है ना हमारे पास, न्यू प्रेशर कहता है कि ओरिजिनल प्रेशर की क्वाड्रुपल हो चुका है। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4, तो ओरिजिनल प्रेशर की क्या हो चुका है, 4 टाइम्स हो चुका है। अब वो हमसे कहता है कि हमारे पास व्हाट इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो हमने फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि क्या हमारे पास आई है। तो हमने क्या करना है कि न्यू कंसंट्रेशन का हमें अंदाज़ा करना है। तो अब जो है वो हमें पता है कि जो न्यू कंसंट्रेशन होगी वो पी न्यू के इक्वल होगी और आर टी ऐसे ही रहेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पी न्यू के इक्वल होगी और वो आर टी होगा। अब आप मुझे बताओ कि पी न्यू क्या है। पी न्यू जो है वो 4p ओरिजिनल है कि नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पी न्यू की वैल्यू पुट करूँ तो ये 4p ओरिजिनल की आती है कि नहीं आती इक्वल। ठीक है, अब आप मुझे ये देखकर बताओ कि हमारे पास यहाँ पे p ओरिजिनल ओवर आर टी, ठीक है, p ओरिजिनल ओवर आर टी की जगह मैं c ओरिजिनल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। लिख सकती हूँ ना। यहाँ पर आप देखो ये इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ पर c न्यू की जगह क्या लिखूँगी, c ओरिजिनल 4c ओरिजिनल। यानी जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई है, जो हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन आई है वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन के 4 टाइम्स है। ठीक है, तो न्यू कंसंट्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, डी आंसर विल बी राइट। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो। आप जो है वो मैंने आपको जो इसका करने का तरीका बताया है दोबारा से बता देती हूँ। उसने हमसे कहा था कि हमने जब प्रेशर का जो है वो हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया, 1/2 चेंज किया, तो 1/2 चेंज करने से उसके प्रेशर पर भी इफेक्ट आया। प्रेशर की इफेक्ट आने की वजह से हमारे पास जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। वो कितनी चेंज हो जाएगी, देखो पहले हमने जो न्यू कंसंट्रेशन आ रही थी, मतलब जो हमने चेंज किया था उसमें, वो हमने उसको हाफ कर दिया था ओरिजिनल के, जो मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैंने प्रेशर को, इसको हाफ करने से प्रेशर जो था उसने स्टेटमेंट में गिवन किया कि जो न्यू प्रेशर आया था वो ओरिजिनल की 4 टाइम्स हो चुका था। तो हमारे पास फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो गैस की वो क्या होगी। हम कैसे इसको पुट करेंगे, हम न्यू कंसंट्रेशन हमने निकालनी है ना, तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे, वो इट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू पी न्यू ओवर आर टी। तो अब जो है वो पी न्यू ओवर आर टी की जगह मैं पी न्यू की वैल्यू पुट कर देती हूँ, 4p ओरिजिनल। ठीक है, अब मैं यहाँ देखती हूँ कि 4p ओरिजिनल ओवर आर टी हमारे पास जो है वो इस वैल्यू के इक्वल आता है। ये p ओवर आर टी की जगह मैं यहाँ पे c ओरिजिनल लिख सकती हूँ कि नहीं। तो जब मैंने यहाँ c ओरिजिनल लिखा और मैंने देखा कि जो फाइनल हमारे पास जो न्यू कंसंट्रेशन आई है वो 4 टाइम्स है ओरिजिनल कंसंट्रेशन के। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको समझ आया कैसे निकाला है। PV इज इक्वल टू NRT होता है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन पुट किया और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकाल लिया बाय p ओवर आर टी के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन दोबारा बार बार समझने से यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने अपनी एग्जांपल्स को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे।